हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो अभी तक के सेशन में हमने देखा कि एसटीएम का आर्किटेक्चर क्या है, उसको कैसे डाउनलोड करना पड़ता है। बट ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बट अभी हमें STM32 के अंदर प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, खुद तो कोई एम्बेडेड में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों रहती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोई भी हार्डवेयर हो तो उसको इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। और सी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, मोस्टली यूज़ किया गया है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज के जो एम्बेडेड सिस्टम को हेल्प करती है। तो सी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट सिंपलिसिटी एंड एफिशिएंसी, जो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, आपको समझने के लिए आसान भी है। डेवलप्ड इन द अर्ली 1970s बाय डेनिस रिचे एट बेल लैब्स, सी was created to build the Unix operating system. Its design focuses on the direct control over computer hardware, making it ideal for system programming and embedded system. तो यहाँ पर सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया और कब? 1917 में डेनिस रिचे ने, और जो है हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने प्रोग्रामर, उन्होंने बेल लैब्स में इसको क्रिएट करा था। नॉर्मली इसको क्रिएट क्यों किया था? यूनिक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। बट अभी ये फोकस बहुत सारे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, और ख़ासकर हार्डवेयर जैसे, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का, वहाँ भी ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वाई एम्बेडेड सी रिमेंस द बैकबोन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सी ये लैंग्वेज क्यों मतलब मोस्टली यूज़ होती है, ये तो क्वेश्चन है ना कि क्यों ज़्यादा मतलब हो सकती है। तो उसका आंसर ये है कि वन ऑफ एम्बेडेड सी's most significant advantage it is its portability. Engineers can quickly and easily write code that runs on a wide range of system, from small single chip 8-bit microcontrollers to multi-core and microprocessor based on ARM processor. मतलब अभी यहाँ पर सी लैंग्वेज का बेस्ट एडवांटेज बोला उन्होंने कि उसकी पोर्टेबिलिटी, मतलब कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी इंजीनियर उसको क्विकली रीड कर सकता है और इजीली अपने कोड को राइट्स भी कर सकता है, जो कि वाइड रेंज के सिस्टम्स डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। इसलिए एम्बेडेड में सी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मोस्टली यूज़ किए जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम सी फंडामेंटल्स के बारे में। तो इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है सी लैंग्वेज के? तो उसके आइडेंटिफायर्स है, डेटा टाइप है, ऑपरेटर है, कंट्रोलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। तो अभी ये क्या है, वो वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफायर क्या रहता है, या थेरी आप देख लो कि सो आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली नेम्स गिवन टू द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस, एरेज एंड एटसेट्रा। मतलब अभी मान लो फॉर एग्जांपल इंट एज कैर ए अल्फ़ाबेट, तो ये मेरे अगर वेरिएबल्स हैं तो ये वेरिएबल्स को दिया गया नेम्स जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख लो कि मस्त यहाँ कैन नॉट कंटेन स्पेस, और ये तो इसके रूल्स हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या रहता है कि यहाँ पर एज एंड अल्फ़ाबेट, ये जो है ना, ये हमारे जो डेटा टाइप है हमारा इंटीजर एंड कैरेक्टर, इसकी हेल्प से जो हमने वेरिएबल्स को जो नेम दिया रहता है ना, तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। अगर आप इंट ABC लो, इंट XYZ लो, तो ABC एंड XYZ क्या रहेगा, उसके आइडेंटिफायर्स रहेंगे। ठीक है, उसके रूल्स है कि वो लेटर्स के साथ, स्मॉल लेटर्स के साथ, या ऐसे कैपिटल ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर ही चाहिए, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मीन्स 1 2 3 आगे नहीं लगा सकते, आप पीछे लगाए इसी वर्ड के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। हाँ, डिजिट्स कब एंटर कर सकते हैं, इन बिटवीन या पीछे। ठीक है, अंडरस्कोर भी चल सकता है, आप अंडरस्कोर से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। बाद में कैन नॉट कंटेन स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स, लाइक आप स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें यूज़ नहीं कर सकते, एंड एट, डॉलर जैसे। ठीक है, शुडंट बी रिजर्व्ड वर्ड लाइक इंट, फॉर, इफ एट्सेट्रा। मतलब ये इंटीजर, फॉर लूप का फॉर, इफ, ये क्या है, हमारे ऑलरेडी डिफाइन कीवर्ड्स हैं, तो आप कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक उसका रूल है। बाद में बात करते हैं डेटा टाइप के। तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स कौन से हैं? तो बेसिक 4 डेटा टाइप्स रहते हैं, एक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है,
ये फॉर उसके भी डिवाइडेशन होता है कि जैसे इंटीजर के दो टाइप्स हैं, साइन इंटीजर एंड अनसाइन। तो डेटा टाइप एग्जैक्टली होता क्या है, तो डेटा टाइप ये टाइप ऑफ डेटा, मतलब अगर इंटीजर हम कब लेंगे, जब हमारे डेटा का टाइप नंबर्स में रहेगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जब डेटा हमारा रहेगा तो वो कौन सा डेटा रहेगा, इंटीजर। कैर कब यूज़ करेंगे हम, जब हमारा डेटा कैरेक्टर टाइप्स होगा, मतलब ABCD XYZ लेटर्स वाला डेटा, ठीक है। फ्लोट कौन सा रहता है, डेसिमल पॉइंट्स वाला, 0.1 2.1 3.1 एंड डबल इज ऑल्सो डेसिमल, बट ये क्या करता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाली, ठीक है। यहाँ पर उसकी रेंजेस है, मतलब यहाँ पर डेटा टाइप है, उसके बाइट्स मतलब साइज़ है यहाँ पे, वो रेंज है कि अगर कैरेक्टर 1 बाइट का डेटा है तो उसके अंदर कितना रेंज में कंसिडर करेगा, वो -128 टू 127 तक डेटा आप यहाँ से ले सकते हो। वैसे शॉर्ट इंट ये हर एक टाइप का डेटा है। अगर आपको जितने भी डेटा टाइप है सबकी रेंज जानी है तो आप नॉर्मली यहाँ से देख सकते हो, या फिर आपको गूगल भी किया तो आपको वहाँ पर भी ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोग्राम है जहाँ पर हमने हर टाइप का डेटा का एक एग्जांपल लिया है, इंटीजर का, फ्लोटिंग का, बाद में यहाँ पर डबल पाई ये तो हम इसको डायरेक्टली देखेंगे। तो आप सी लैंग्वेज ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो आप वो कहीं पर भी रन कर सकते हो कोड्स। जैसे कि मैंने अभी कोड को मेरे रन किया है सी के ऑनलाइन कंपाइलर gdb.com पर। आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, इसे जाके सी कंपाइलर सर्च कर लो, सी ऑनलाइन सारे कंपाइलर। तो मैंने जो यूज़ किया ये GDB ऑनलाइन का था, ठीक है, डिबगर है। तो यहाँ पर हम आते हैं पहले प्रोग्राम में। तो हमारा ये प्रोग्राम था जहाँ पर ये जो आपको लाइंस दिख रही है 2 लाइंस, इसका मतलब इंटीजर, इसके आप कुछ भी लिख लो एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से हटा दोगे ये 2 लाइंस, कमेंट हटा दोगे तो ये क्या करेगा, एरर करेगा। मतलब 2 लाइंस क्या करते हैं, कमेंट्स क्या कंसिडर करते हैं कि आपका ये आपको शो होगा आपके प्रोग्राम में, बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। और ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये एक हिडर फाइल रहती है, ठीक है। हिडर फाइल मीन्स वेट, हाँ, हिडर फाइल मीन्स क्या रहता है, जहाँ पर हमारा एक ऐसा फोल्डर रहता है जहाँ पर हमारे पूरे std मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हिडर फाइल का एक्सटेंशन है। तो हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट है वो सब हमारे क्या करना है, हमें प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर की हेल्प से हम हमारे इनपुट आउटपुट, जो कि अभी यहाँ पर इनपुट आउटपुट कौन कौन से रहेंगे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जितने भी फंक्शंस है वो कौन से फाइल में रहते हैं, इसमें से। तो हमें वो यूज़ करने हैं, इसलिए पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है। इंट मेन क्या होता है, ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ इसके बाद हम हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शन रहता है हमारा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीजर एक कमेंट में ले लिया, आप तो चाहे तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो मैं हटा देती हूँ, देन द कोड विल लुक मोर सिंपल। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट, अभी जो भी इसमें क्या रहता है सी में, अगर आप कोई टाइप का डेटा ले रहे हो तो आपको उस डेटा का टाइप मेंशन करना पड़ता है। तो अभी अगर ये क्या है, मेरा वेरिएबल है, सिर्फ हमें इंटीजर डेटा टाइप मेंशन करके नहीं चलेगा, क्योंकि उसके साथ कुछ तो भी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई वैल्यू दे रहे हो तो उसको वेरिएबल लगेगा। तो आपको इंट एज इज इक्वल्स टू 20, मतलब मैंने 20 ये वैल्यू एज इस वेरिएबल को असाइन कर दी है, ठीक है। दूसरा है फ्लोट, अभी मैंने फ्लोट क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरी वैल्यू पॉइंट में है, इसलिए मैंने फ्लोट को यूज़ किया। बाद में डबल पाई क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये मेरी एक्यूरेट वैल्यू है। अगर हम नॉर्मली पाई की एग्जांपल ले रहे तो हम पाई की कितनी वैल्यू लेते हैं, बस इतनी 3.14। बट जब आपको किसी डेसिमल पॉइंट के बाद की एक्यूरेट वैल्यू यूज़ करनी होती है तो आप डबल पाई यूज़ कर सकते हो। बाद में यहाँ पे कैर ग्रेड क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर, और ग्रेड तो मेरा ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप ABC ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर डिफाइन किया, कौन सा, एक लेटर डिफाइन किया ए के नाम से। मतलब मैंने इंटीजर टाइप का डेटा लिया जो कि मेरे नॉर्मल डिजिट्स है, फ्लोट है जो कि मेरे डेसिमल पॉइंट्स है, डबल पाई है जो एक्यूरेट डेसिमल नंबर्स है, एंड कैरेक्टर्स है जो कि मेरा लेटर्स रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो
तो अभी डिफाइन करना है, आगे आपको प्रिंट करना है, ये जो आउटपुट है आपको प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको एक वर्ड यूज लिखना पड़ता है प्रिंट एफ का, और उसके अंदर आपको डबल ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट आपको लेना है। उसके अंदर आपको डबल कोटेशन के अंदर आपको जो प्रिंट करना है, अभी हम क्या करेंगे एज, ये तो आपको अगर लिखना है तो नहीं लिख सकते, नहीं तो नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते, बट %d आपको डेफिनेटली लिखना है। %d क्यों? क्योंकि %d इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है, /n ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एज को आपको कॉल करना है। सेम वही प्रिंट एफ, देन हाइट मैंने एक ले ली। बाद में अभी पॉइंट एफ क्यों है? क्योंकि हम डबल पाई यूज़ कर रहे हैं, इसलिए फ्लोट के लिए %f रहता है। हाइट, अगर आपको ये %f ये इनबिल्ट रहते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डायरेक्टली जाके सर्च करते हो, उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। बाद में पाई के लिए एक ले लिया, उसको कॉल किया, ग्रेड के लिए %c ले लिया। मतलब अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हो तो %d यूज़ करना है, फ्लोट कर रहे हो तो %f, अगर डबल फ्लोट कर रहे हो तो आप मतलब 5 क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 5 नंबर्स चाहिए, इसलिए मैंने 5 यूज़ किया, ठीक है। एंड कैरेक्टर है इसलिए %d, एंड जस्ट आपको क्या करना है, इसको रन करना है। आ गए, एज आपकी 20, हाइट जो है मेरी यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट हो चुकी है। अगर आपको ये आप हटा दो यहाँ से, ऐसे एज ये आपको नहीं चाहिए, उसकी वजह से एरर नहीं आएगा जब आप रन करोगे तो, बट वो एज प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली 20 प्रिंट होगा, ठीक है। तो वो ऐसे रहता है। बाद में बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, जो कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो ये क्या रहता है कि जैसे कि हमारे प्रोग्राम में कंडीशंस यूज़ करने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स all allow a program to execute different blocks of code based on whether given condition is true or false। जब हमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती है, अगर मेरी ये कंडीशन, ये हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है, इसी पर हमारे एम्बेडेड के जितने भी कंडीशंस वगैरह है ये सब हम यही से देते हैं, यही हमें यूज़ करना पड़ता है। इसलिए आपको ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है ये आपको अच्छे तरीके से सीखने हैं, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो अभी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखो, यही है। तो अभी मान लो आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है आपको कि एक एज है, वोटिंग का हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम ले लिया है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हेडर फाइल डिफाइन करनी है, बाद में एंट्री पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया मेन फंक्शन के साथ। उसके बाद करली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है हमेशा। उसके बाद मैंने क्या किया, इंट एज नाम से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और उसको एज कितनी दे दी मैंने, 20। उसके बाद मैंने क्या किया, कंडीशन देनी है, मुझे चेक करना है कि मैंने कंडीशन तो दे दी है, बट मुझे चेक क्या करना है, इफ़ अगर एज जो है, इफ़ का स्टेटमेंट ले लिया, इफ़ अगर मेरी एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा है तो उसके अंदर और एक स्टेटमेंट के करली ब्रेसेस लेना है, ये अलग होंगे इसके और ये अलग होंगे। तो इसके अंदर हमें प्रिंट स्टेटमेंट देना है, ये प्रिंट स्टेटमेंट तब यूज़ करना है जब हमें आउटपुट में ये प्रिंट होना है। तो हमें क्या करना है, जब ये कंडीशन सही रहेगी तो हमें क्या प्रिंट चाहिए आउटपुट में, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर ये कंडीशन हमारी गलत रही तो हमें क्या प्रिंट होगा, रिटर्न 0, मीन्स कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं पहले, ठीक है। ओके वेट, अब इसको करेंगे रन, देखा यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं एज यहाँ पे चेक करेगा, एज चेक करेगा ये ऐसे जाके कि एज कितनी है, एज में मेरी वैल्यू 20 है, तो 20 ग्रेटर देन 80 है क्या है, तो कंडीशन प्रिंट। अब मैं कंडीशन को मैं क्या कर देती हूँ, इसको रॉन्ग कर देती हूँ, ठीक है, 10 कर दिया। अब मेरी एज कितनी है, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, नहीं है, तो अभी प्रिंट में कुछ आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं, ब्लैंक आउटपुट आएगा, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर कंडीशंस अगर आपकी ट्रू होगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा, ये रहता है इफ स्टेटमेंट। दूसरा है हमारा एल्स रहता है। एल्स क्या रहेगा यहाँ पे, जस्ट 2 मिनट, अभी इफ में जब कंडीशन थी, प्रोग्राम रन होने के बाद तो हमारे एक कंडीशन एक स्टेटमेंट ये हो गया, बट अगर हमारा प्रोग्राम कंडीशन गलत हो जाती है तो हमें उसकी में भी कुछ तो आउटपुट चाहिए रहता है। तो मतलब
ये नहीं हुआ तो वो प्रिंट होना चाहिए, ऐसे इस टाइप का हमें क्या चाहिए, हमारा आउटपुट चाहिए। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे पहले फाइल ले ली, मेन फंक्शन ले लिया, इंट स्कोर ले लिया मैंने। अब स्कोर नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्कोर मैंने कितना दिया 75। तो अभी सबसे पहले मैं कंडीशन कौन सी दे रही हूँ कि अगर मेरा 75 या तो एक तो ग्रेटर चाहिए या तो इक्वल्स टू चाहिए। अगर मेरा ग्रेटर टू और इक्वल्स टू 60 है तो क्या होगा, प्रिंट होगा यू आर पास द एग्जाम। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, यू आर फेल्ड टू एग्जाम, ठीक है। जब हमने स्टेटमेंट नहीं दिया था हमने इतना ही प्रिंट किया था। तो अभी 75 इज ग्रेटर देन 60 है तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा, यू आर पास द एग्जाम, ठीक है। रन करते हैं इसको, यू आर पास द एग्जाम। अब हम इसको फेल करते हैं, कंडीशन रॉन्ग करके देखते हैं, 55 कर दिया एंड रन, यू आर फेल द एग्जाम। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम अंदर लूप में नहीं जाएगा, डायरेक्टली एल्स में आएगा और एल्स में जो कुछ भी है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये था इफ एल्स। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद ये एल्स इफ लैडर। अभी ये तो एक दो कंडीशंस के लिए, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तो उस टाइम हम कैसे उसको रन कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमारा एल्स इफ लैडर यूज करते हैं हम, ठीक है। 2 मिनट मैं आपको और सॉर्ट आउट करके दिखा रही हूँ क्योंकि इजीली पता चले। तो फाइल डिफाइन कर ली, मेन फंक्शन ले लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, कैरेक्टर ग्रेड ले लिया और ग्रेड मैंने क्या दी बी, यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफाइन किए बी। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, तो कहाँ थे हम, मैंने कैरेक्टर ग्रेड में क्या डिफाइन किया, मैंने ग्रेड को बी वैल्यू दे दी। तो सबसे पहले क्या करेगा, ग्रेड चेक करेगा। अगर मेरी ग्रेड इक्वल्स टू ए है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एक्सेलेंट, ठीक है। मेरी ग्रेड कितनी है बी इक्वल्स टू ए है क्या, नहीं है, तो ये क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हुई। फिर नेक्स्ट कंडीशन आई है। नॉर्मली एल्स को आप कंडीशन नहीं दे सकते हो, एल्स के साथ इफ लिखना है फिर आप कंडीशन दे सकते हो। फिर बाद में अगर आपने किया कि ग्रेड अगर इक्वल्स टू बी हो गई तो क्या प्रिंट होगा, वेरी गुड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि बी इक्वल्स टू बी है, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गए तो वेरी गुड प्रिंट होगा। अगर कंडीशन अगर ग्रेड आपकी सी है तो क्या, फिर सिर्फ नॉर्मल ग्रेड गुड। अगर इसको छोड़ के भी आपका ग्रेड कुछ और है तो ये क्या करेगा, नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब सबसे पहले इसको रन करते हैं हम, तो वेरी गुड क्या है, ये हमारा ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमारी ग्रेड बी है। अगर मान लो आप ग्रेड ए कर देते हो यहाँ पे तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये क्या करता है फ्लो के हिसाब से एक एक, ये गलत हुई तो ये कंडीशन चेक करेगा, ये गलत हुई तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर सभी कंडीशन गलत हो गए, नॉर्मल एल्स है, एल्स में जो कुछ भी होगा वो एंड में प्रिंट कर देगा। अभी मेरी ग्रेड ए है तो क्या प्रिंट करेगा वो, एक्सेलेंट, ठीक है। अभी मान लो सी दे दिया तो यहाँ पर क्या करेगा, गुड करेगा। अगर डी देते तो क्या करेंगे, देखो डी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया कंडीशन में, एंड हम क्या करेंगे, अब रन करेंगे, नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब अभी मेरे तीनों कंडीशन तो मैच नहीं हुए तो एंड में एल्स में जो कुछ भी होगा ये प्रिंट कर देगा। ये है हमारा एल्स इफ लैडर, मतलब जब मल्टीपल कंडीशंस आपको देनी होती है तब आप इसको यूज कर सकते हो। बाद में हमारा स्विच केस का स्टेटमेंट, स्विच भी बहुत यूज करते हैं हम एम्बेडेड में। तो ये क्या रहता है, कंडीशंस के हिसाब से, केसेस के हिसाब से ये क्या करता है, प्रोग्राम को रन करता है। मतलब अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट एक डे का वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने 3 वैल्यू दे दी, ठीक है। वो मेरा डे कितने नंबर का डे है, वो 3 नंबर का डे। तो उसके बाद क्या किया मैंने, स्विच स्टेटमेंट ले लिया, ये इनबिल्ट रहेगा, ये जो भी कलर में दिख रहा है ना वो आपको ये बाहर स्टेटमेंट के वो इनबिल्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्विच के अंदर मैंने डे को डिफाइन कर लिया, इसको कॉल करके ले लिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने डाल दी केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है मेरी, प्रिंट एफ मंडे। अगर मेरी केस 1 सक्सेसफुल हो रही है तो क्या होगा, प्रिंट मंडे। अगर नहीं है तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट वही ब्रेक होगा। केस 2 चेक करेगा ये हमारे केस 3 है क्या, नहीं है। आप जितनी यहाँ पर मेंशन करोगे ना उतने आपको केसेस लिखने हैं। केस 3 है क्या, ये यस, हम केस 3 है मतलब हमारा डे 3 है, और डे 3 कौन सा है, हमारा वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे प्रिंट होगा एंड वहाँ पर स्टेटमेंट डायरेक्टली ब्रेक होगा एंड प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अभी हमारा डे 3 है तो उसने क्या किया, वेडनेसडे कर दिया। अभी मान लो
मैं कर रही हूँ यहाँ पे डे 2। तो अब क्या होगा, डे क्या डे 1 नहीं है तो ये रॉन्ग, ये आएगा नीचे। डे 2 है क्या, यस डे 2 है, केस 2 है, तो हमारे ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। तो जब कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई होती है ना, बस प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो आगे चेक ही नहीं करता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, रन करूँगी। हो गया ट्यूसडे। एंड डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, अगर आप 1 2 3 ये 3 केसेस छोड़ के अगर आप तीसरा कुछ तो एंटर करोगे तो वो हमें क्या प्रिंट करेगा, डिफ़ॉल्ट जो है वो इनवैलिड डे समय को दे देगा। ठीक है, आ गया। ये इसको बोलते हैं हम स्विच केस स्टेटमेंट या फिर स्विच भी, ये भी कंडीशंस के लिए यूज होता है। अभी ये जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लूपिंग कंस्ट्रक्ट का, अब ये क्या करते हैं कि ठीक है, अभी हमें मान लो कि हमें 1 प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट इफ स्टेटमेंट में 1 डालेंगे, 2 प्रिंट करना है 2 डालेंगे। बट मान लो अगर आपको 1 to 100 नंबर चाहिए, तो आप हमेशा प्रिंट इफ स्टेटमेंट डालोगे क्या, नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, लूपिंग की कंसेप्ट, मतलब अगर कोई चीज़ आपको रिपीटेडली रिपीट करनी है कंटिन्यूअसली, तो हम उसको लूप में घुमाते हैं, राइट। तो उसके लिए सी में हम जो स्टेटमेंट्स है वो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डी व्हाइल लूप अवेलेबल है। तो फॉर लूप कैसे रहता है, उसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। तो यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी ले लिया, वही सेम। तो यहाँ पर मेन डिफाइन करना है, फोर लेना है। फोर लेने के बाद आपको क्या करना है, ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है आई के नाम से। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इंट आई ले लिया, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, आई तब तक प्रिंट होना चाहिए, कब तक, ग्रेटर देन 5 नहीं होता तब तक। ठीक है, एंड उसके बाद क्या, वो ये प्लस प्लस क्या कि 1 by 1 इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में इटरेशन डाल दिया, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, ये तो हमारे पर डिपेंड रहता है डबल कोटेशन के अंदर। अब ये इंटीजर टाइप का डेटा है तो मैंने % यूज़ किया, कॉमा, अभी हम किसको कॉल कर रहे हैं, आई को कॉल कर रहे हैं, तो कॉमा जिस भी चीज़ को आप कॉल कर रहे हैं तो उसको आई के बाद कॉल करना है, सॉरी कॉमा के बाद कॉल करना है। एंड जस्ट आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, तो डायरेक्टली 1 2 3 4 5 ये आपका प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10 डालोगे तो वो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। मैंने 10 डाल दिया एंड जस्ट मैं उसको रन कर दूँगी, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो चुके हैं 10 तक। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट होती है एंड देन लूपिंग में कम्प्लीटली वो प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। ठीक है, तो इसको लूप मीन्स फॉर लूप बोलते हैं। दूसरा है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप में भी सेम रहता है। वाइल लूप में क्या रहता है, द कंडीशन इज चेक बिफोर ईच इटरेशन, मतलब सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले होगी कंडीशन चेक एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब हमने जैसे आई की वैल्यू 0 की थी, वैसे काउंट यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, उसको वैल्यू 0 कर दी और उसको कंडीशन दे दी कि 3 होने तक प्रिंट करना है। उसके बाद वो प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी, फिर से ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कितना आएगा, और मेरे अकाउंट का वैल्यू 1 आएगा। फिर वो चेक करेगा 1 इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 3 है क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर देन आएगा प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर स्टेटमेंट उसकी इंक्रीमेंट होगी। अब काउंट की वैल्यू कितनी है, 2, फिर 2 होगा यहाँ पे आई इक्वल्स टू, काउंट इक्वल्स टू 2 इज ग्रेटर देन 3 है क्या है, फिर प्रिंट, फिर 3। अब 3 इज लेस देन 3 है क्या, नहीं, कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो चुके हैं, 3 इज लेस देन 3 नहीं है, तो फिर 0 1 2 प्रिंट होगा एंड प्रोग्राम आउट। ठीक है, डू वाइल में भी सेम रहता है। डू वाइल में क्या रहता है, बस नम को वैल्यू ने डिफाइन की, पहले एग्जीक्यूशन होता है एंड देन उसके बाद कंडीशन चेक होती है। देन थर्ड है हमारे फंक्शंस जो कि ऑटो, एक्सटेंड एंड स्टैटिक हैं। तो जो फंक्शंस है हमारे 3 फंक्शंस, ऑटो, एक्सटेंड, स्टैटिक, ये स्टोरेज क्लासेस बोल सकते हैं आप, स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स हैं। वो क्या करेंगे कि किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम, स्कोप एंड लिंकेज डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले ऑटो के इसलिए ऑटो क्या करता है, ऑटो कीवर्ड इज अ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल्स विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड with auto or without any storage class specified inside a function have a local scope, meaning they are only accessible within the block where they are declared. ठीक है,
their lifetime is limited and limited to the execution to the block of the block। मतलब ये क्या रहते हैं कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिटेक्ट करते हैं, वो विद इन अ क्लास तक ही लिमिटेड रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर उसका प्रोग्राम देख ले, प्रोग्राम के थ्रू उसको समझते हैं हम। तो यहाँ पे वाइड माई फंक्शन मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेन फंक्शन तो मैंने नीचे ले लिया और एक दूसरा फंक्शन ले लिया। वाइड मीन्स जब हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होता तब हम वाइड फंक्शन यूज़ करते हैं। एक माई फंक्शन नाम के मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मैंने एटो इंट एक्स, तो एटो क्या करेगा यहाँ पे इम्प्लिसिट करेगा और इट कैन बी ओमिटेड। और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंटर स्टेटमेंट डाल दिया और वहाँ पे एक्स को प्रिंट कर लिया। बट एंड ओके वेट, हाँ, और बाद में मैंने क्या किया, मेन फंक्शन ले लिया और उसके बाद इंट वाई की वैल्यू 20 डाल दी। और यहाँ पर क्या हुआ, R2 यहाँ पर भी इम्प्लिसिट होगा और इट इज़ ऑल्सो कैन बी ओमिटेड हेयर। एंड इनसाइड मेन फंक्शन मैंने क्या कर दिया, अभी इनसाइड मेन फंक्शन है ये मेन है इसलिए मैंने मेन यहाँ पे डाल दिया एंड वाई को प्रिंट कर लिया। और एंड में कॉल किसको किया मैंने, माई फंक्शन को, मीन्स जो कि ये वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, आप कोई भी फंक्शन ले लो, सबसे पहले प्रिंट होता है हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद ही प्रिंट होगा हमारा वाइड माई फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, y की वैल्यू 20 एंड आफ्टर दैट द x वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। ठीक है, ये रहेगा हमारा एटो। एक्सटर्न क्या रहता है, एक्सटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और फंक्शन दैट इज defined in another source file or later in the same file. It indicates that the variable or function has external linkage and can be accessed globally across multiple files। मतलब ये क्या है, ग्लोबली हम अगर वेरिएबल को अगर ऊपर ही मतलब फंक्शन के पहले ही अगर यूज़ कर ले तो उसको ग्लोबली विद इन प्रोग्राम कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन हेडर फाइल के बाद मैंने एक इंट एक्स्ट वार, ये वेरिएबल है मेरा, उसको डिफाइन कर लिया और उसके बाद एक मेन फंक्शन ले लिया, कौन सा, प्रिंट EXT का। उसके अंदर मैंने क्या किया, बस इसको प्रिंट कर दिया, किसको, इसको एक्स्ट वार को। ठीक है, और उसके बाद मेन फंक्शन में प्रिंट EXT और यहाँ पर आपको सब भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये एम्प्टी है, आप इसके अंदर स्टेटमेंट डाल के आपको प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब ये इसका एक्सटर्न का यूज क्या है, एक्सटर्न यूज करके आप किसी भी डेटा टाइप को ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो प्रोग्राम के बाहर, मेन फंक्शन दोनों भी फंक्शन के बाहर। ठीक है, एंड में स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स व्हेन अप्लाइड टू अ लोकल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन, स्टैटिक makes a variable return its value between function calls. It has local scope but a lifetime throughout the program's execution deciding the data segment। अब इसका क्या यूज़ होता है कि मेन फंक्शन का जो भी है लोकल वेरिएबल्स के लिए ये यूज़ होता है। मतलब स्टैटिक फंक्शन क्या करेगा कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा बिटवीन फंक्शन कॉल्स में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लो, मैंने एक वाइड काउंटर बोल के एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर स्टैटिक इंट काउंट की वैल्यू मैंने क्या कर दी 0, ये मैंने कमेंट में डाल दिया कि काउंट रिटर्न्स इट्स वैल्यू अक्रॉस कॉल्स। तो अभी काउंट को क्या किया हमने, इंक्रीमेंट कर लिया, फिर क्या कर देंगे, प्रिंट करेंगे। तो वह जितने बार आप काउंटर करोगे ना, मीन्स फंक्शन को कॉल करेंगे ना, उतनी बार सबसे पहले क्या होगा, काउंटर प्रिंट होगा, पहले इंक्रीमेंट हो के, मतलब अब काउंटर को पहले कॉल किया तो काउंटर की पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगी 1, बाद में दूसरी बार काउंट किया तो इंक्रीमेंट होने के बाद 2, 3, आप जितने बार काउंटर को कॉल करोगे उतने बार आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।